हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो टाइम वेस्ट किए बिना हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक पार्ट हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एवोल्यूशन हुआ, कहाँ से उसका जन्म हुआ, कैसे शुरुआत हुई, उसके बाद उर्वे राउंड क्या क्या मेन इश्यूज रहे, इन सब के बारे में हमने वहां पर बात की थी। तो आज ये इसका दूसरा पार्ट है। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो, पर फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गेट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी। एक है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, एक है हमारा गेट। तो जैसा कि आपको पता है, जो उरुग्वे राउंड था, उरुग्वे राउंड जो 1986 से 1994 तक चला, ठीक है। उस उरुग्वे राउंड से जो गेट है, गेट को एक्सटेंड किया गया डब्ल्यूटीओ तक, यानी कि डब्ल्यू गेट की जगह डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। तो अब पहले जो था गेट और डब्ल्यूटीओ, इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, सबसे मेन डिफरेंस जो गेट और डब्ल्यूटीओ के बीच में है वो है कि गेट जो डील करता था मोस्टली गुड्स की ट्रेड, गुड्स की जो ट्रेड होती थी उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे और जो एग्रीमेंट्स होते थे उससे उसमें वो डील करता था। ये जो है एक अवैधानिक संस्था थी, लीगलाइज नहीं थी। जबकि डब्ल्यूटीओ में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया, साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि हमारा आया था ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। तो ये जो है मेन डिफरेंस था कि गेट जो है सिर्फ गुड्स के जो ट्रेड है, जो वस्तुओं का व्यापार है, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उसको देखता था। जबकि जो डब्ल्यूटीओ है वो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दे, जो एमएनसीज हैं उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन्हीं उनको भी, उन इश्यूज को भी देखता था। तो अब देखिए, सब जो मेन जो चीज है कि गेट की कौन कौन सी समिट्स कब कब कहाँ कहाँ हुई। अब तक देखिए 11 समिट्स हो चुकी है, 12वीं अभी ड्यू है। तो वो देखना है हमें कहाँ कहाँ हुई। सबसे पहली जो समिट है वो हुई इसकी सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में हुई कब? 1996 में। तो देखिए, इसकी ये जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्ट्रियल समिट होती है, हर 2 साल में होती है। एवरी 2 ईयर्स होना इसका तय है, ठीक है। फर्स्ट जो हुई वो कहाँ हुई? फर्स्ट हुई हमारी सिंगापुर में। तो फर्स्ट जो है वो हुई सिंगापुर में। उसके बाद सेकंड जो समिट है हमारी वो कहाँ हुई? 2 साल बाद होती है, तो 1998 में हुई, यहाँ पर स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो देखिए, फर्स्ट जो हुई हमारी वो कहाँ हुई? वो यहाँ पर सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारी कहाँ हुई? जेनेवा। और उसके बाद जेनेवा से जो हमारी थर्ड हुई, थर्ड कहाँ हुई? हमारी सिएटल। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट थी हमारी सिंगापुर, ठीक है। ये सिंगापुर, कलर में दूसरा ले लेती हूँ, शायद आपको ठीक से विजिबल नहीं होगा, ये ठीक रहेगा। तो जो फर्स्ट हुई हमारी सिंगापुर। उसके बाद हुई हमारी जेनेवा। उसके बाद नेक्स्ट जो हुई वो हुई हमारी कहाँ? सिएटल। सिएटल के बाद जो नेक्स्ट हुई वो हुई दोहा में, कतर, दोहा। कतर में एक जगह है दोहा, जो कि फेमस रही, बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। तो ये थी हमारी फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड थी हमारी जेनेवा, एंड थर्ड जो थी वो थी हमारी सिएटल, ठीक है।
तो याद रखने का तरीका, आप मैप से अगर इसको लर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ थी सिंगापुर, सिंगापुर से जिनेवा, जिनेवा से सिएटल, सिएटल से दोहा। फर्स्ट हुई हमारी सिंगापुर में 1996 में, जिनेवा में हुई हमारी फिर 2 साल बाद 1998 में। लेकिन जो सिएटल में हुई वो 2 साल बाद नहीं, एक ही साल बाद हो गई थी, और वो हुई थी हमारी 1999 में। ध्यान रखिएगा, एक ही साल बाद हुई 1999 में, उसके बाद 2 साल बाद हुई दोहा में 2001 में। दोहा में हुई 2001 में। दोहा के बाद ये हुई कैनकून में। ठीक है, वापस ये जो है हमारा दोहा, ठीक है, दोहा से ये हमारी हुई यहाँ पर कैनकून में। कैनकून में कब हुई, वही हमारी 2 साल बाद 2003 में कैनकून। ये थी फिफ्थ हमारी बैठक हुई कैनकून में। फर्स्ट हुई सिंगापुर में, सेकंड जिनेवा में, थर्ड सिएटल में, फोर्थ दोहा में, एंड फिफ्थ जो हुई वो हुई हमारी कैनकून में। और उसके बाद कैनकून से यहाँ पर ये कैनकून, कैनकून से वापस आ गई हमारे कहाँ, हांगकांग। नेक्स्ट जो हमारी समिट हुई, जो कि हमारी सिक्स समिट थी, सिक्स समिट जो कि हुई 2005 में, ये हुई हमारी हांगकांग में। हांगकांग के बाद ये फिर से हमारी हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यहाँ से हांगकांग के बाद फिर से हुई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड। और उसके बाद ये सेवंथ जो है हमारी जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई 2007, सेवंथ जो है हमारी कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुई, और ये हुई थी 2007 में। उसके बाद जो एट्थ कॉन्फ्रेंस हुई, एट्थ भी हमारे जेनेवा में हुई, ये हुई 2009 में। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई बाली इंडोनेशिया में, जो कि हुई 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेवा से यहाँ आ गए बाली इंडोनेशिया, ये हुई 2011 में बाली। कौन सी थी कॉन्फ्रेंस, ये नाइन्थ कॉन्फ्रेंस। फिर हुई नैरोबी केन्या में। तो यहाँ पे जिनेवा से हम आए थे बाली, और बाली से फिर यहाँ नैरोबी केन्या। नैरोबी केन्या में जो है 10th कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये थी 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी 2015 में। तो देखिए, मैप से इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो सबसे फर्स्ट हुई वो हुई हमारी सिंगापुर में, सिंगापुर से फिर हमारी हुई जिनेवा में, जिनेवा से हुई हमारी सिएटल में, सिएटल से फिर हुई दोहा में, और दोहा से फिर कहाँ हुई हमारी कैनकून में, यहाँ पे अमेरिका में कैनकून में। और कैनकून से फिर हुई वापस हांगकांग, हांगकांग से फिर ये जिनेवा, जिनेवा में कंटिन्यूस 2 समिट्स हुई। उसके बाद ये आ गई हमारे बाली, और बाली से नैरोबी केन्या में 10th जो है हमारी समिट हुई, 10th मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई बाली केन्या में। उसके बाद जो 2015 में जो लास्ट हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी ब्यूनस आयर्स में, यहाँ पर अर्जेंटीना में एक जगह है ब्यूनस आयर्स, यहाँ पर ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में एक जगह है, तो वहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद ये जो ब्यूनस आयर्स में हुई थी, ये हुई 2000 हमारी 15th में, एंड दिस वाज द 11th मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। तो अभी इस वीडियो में हम दोहा जो कॉन्फ्रेंस है, दोहा कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारी उसमें इश्यूज रहे, बहुत मतभेद रहे, कंट्रोवर्सीज रही। और उसके बाद ये जो हमारी लेटेस्ट थी ब्यूनस आयर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे मेनली, डिटेल में उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अब जो हमारी प्रस्तावित थी, जो प्रपोज थी 12th कॉन्फ्रेंस, वो 2020 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में होनी तय हुई थी। देखिए, याद रखिएगा 2020 में कजाकिस्तान के कहा, नूर सुल्तान।
कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में होनी तय हुई थी, लेकिन हुआ ये कि कोविड की वजह से कजाकिस्तान ने अपनी असमर्थता जताई कि वो कॉन्फ्रेंस नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएगा। तो उसके बाद अब ये तय किया गया है कि 2021 के दिसंबर में नवंबर लास्ट वीक से मतलब 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये कॉन्फ्रेंस अब की जाएगी जेनेवा में। ठीक है, जेनेवा में प्रपोज्ड है 2021। ठीक है, अभी जिनेवा के 2021 में ये कॉन्फ्रेंस प्रपोज्ड है। 2020 में कजाकिस्तान नूर सुल्तान में होना उसका तय हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाई है। तो ये अब कहाँ होगी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये प्रपोज्ड है 2021, जिनेवा में प्रपोज्ड है, ये ध्यान रखने का है। उसके बाद अब देखिए दोहा राउंड के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही इसमें दोहा राउंड में। सबसे पहली बात तो उस वक्त उसके जो थे डीजी जो थे डायरेक्टर जनरल, वो थे माइक मूर। ठीक है, माइक मूर जो है इसके डायरेक्टर जनरल थे जब दोहा राउंड हुआ था। और दो भागों में बटा हुआ था हमारा जो वर्ल्ड है उस वक्त दोहा राउंड में। एक तो थी हमारी डेवलप्ड नेशन, ठीक है, और एक थे डेवलपिंग, एक थे हमारे डेवलपिंग नेशन। तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो जो डेवलप्ड नेशंस थे उनका जो लीडर था वो यूएसए था, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थे उनको लीड किया था इंडिया ने। तो इंडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल रहा था इंडिया का इस दोहा राउंड में, क्योंकि जो भी डेवलपिंग नेशंस थे उनको लीड किया था, उनका लीडर रहा था, उनका जो लीडर रहा था वो इंडिया था, जबकि डेवलप्ड नेशंस का जो लीडर था वो यूएसए रहा था। अब कंट्रोवर्सी यह थी कि जो डेवलप्ड नेशंस थे, जो यूएसए था, उन्होंने बोला कि हम जो है सबसे पहले बात करेंगे लेबर स्टैंडर्ड्स पे। ठीक है, लेबर स्टैंडर्ड्स पे बात की जानी चाहिए, जिसे कि हम कहते हैं श्रम मानक। तो यूएसए ने बोला कि लेबर स्टैंडर्ड्स पे बात की जानी चाहिए, श्रम मानकों पे बात की जानी चाहिए, चीप लेबर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहां पर जो लेबर है उसकी रेट बहुत कम होती है, उसकी वजह से वहां का जो प्रोडक्शन है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है, तो उनको नुकसान होता है, इसलिए उनका चीप लेबर नहीं होना चाहिए, साथ में चाइल्ड लेबर भी नहीं होना चाहिए। तो चाइल्ड लेबर भी नहीं होना चाहिए, ऐसा विकसित देशों का कहना था। यूएसए जिसका लीडर था उन्होंने ये सारी चीजें उठाई उस कॉन्फ्रेंस में दोहा राउंड में। तो लेकिन इंडिया ने कहा, उस वक्त इंडिया के जो मिनिस्टर थे, वाणिज्यिक मंत्री जो थे, वो थी मुरसली मारन। ठीक है, मुरसली मारन उस वक्त जो है कॉमर्स मिनिस्टर थे। तो उन्होंने बोला कि जो कि इंडिया लीडर था डेवलपिंग कंट्रीज का, तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड लेबर पे बात नहीं करेंगे, हम चीप लेबर पे बात नहीं करेंगे, हम पहले बात करेंगे टैरिफ पे, प्रशुल्क पर, जिसकी वजह से बहुत ही परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से ये सब कुछ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैरिफ पर। तो इंडिया ने बोला टैरिफ पे बात की जानी चाहिए, कोटा पे बात की जानी चाहिए। ठीक है, टैरिफ पे बात की जानी चाहिए, कोटा पे बात की जानी चाहिए, या फिर सब्सिडी पे बात की जानी चाहिए, लेबर पे पहले बात नहीं होगी। पहले आप ये सारे मैटर्स सॉल्व करो, उसके बाद हम दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मेडिसिन का पेटेंट होता है, मेडिसिन का जो पेटेंट होता है उस पे बात की जानी चाहिए। ठीक है, तो डेवलप्ड जो कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि हम लेबर स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे, चीप लेबर नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जिसका कि इंडिया जो है लीडर था, उन्होंने कहा कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम पहले आप कोटा पे बात कीजिए,
टैरिफ पे बात कीजिए, सब्सिडी पे बात कीजिए, ये सारे मुद्दे सुलझाइए, उसके बाद हम दूसरे मुद्दों को लेंगे। साथ ही साथ डंपिंग विरोधी जो नियम है, डंपिंग विरोधी जो नियम है उसकी जो है समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, डंपिंग विरोधी नियम की समीक्षा की जानी चाहिए। डंपिंग विरोधी नियम की समीक्षा की जानी चाहिए। डंपिंग डंपिंग क्या होता है? डंपिंग ऐसा है कि जैसे किसी दूसरी कंट्री, कोई जो दूसरी कंट्री है वो सब्सिडी देकर या कुछ अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग कर कर उस अपने प्रोडक्ट की जो रेट है वो इतनी कम कर देता है, कम करके और दूसरी कंट्री में भेज देता है कि दूसरी कंट्री के जो उसकी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक जो उसके उद्योग धंधे हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो पार्ट देता है, पार्ट देना और डंपिंग कर देना, तो उसे हम डंपिंग करते कहते हैं। तो डंपिंग विरोधी अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए। ये जो भी है डंपिंग, कोटा, टैरिफ के मैंने एक अलग वीडियो में समझाया है, तो आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। आप ये देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, वो देखना जरूरी है। तो ये सारी बातें जो है, ये सारे मुद्दे दोहा राउंड में उठाए गए, इसलिए दोहा राउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडिया लीडर था डेवलपिंग नेशंस का और यूएसए लीडर था डेवलप्ड नेशन का। तो ये सारी जो है कंट्रोवर्सीज रही। अब नेक्स्ट जो राउंड था, एक जो हम कहेंगे कैनकून नहीं, लेकिन अभी हम ब्यूनस आयर्स राउंड की बात करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट यही हुआ था। तो वहां पर क्या मुद्दे थे? तो देखिए, सबसे पहले जो डेवलप्ड नेशंस है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मुद्दा उठाया उन्होंने, साथ ही साथ जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी, ठीक है। तो जो डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने मुद्दा उठाया ई कॉमर्स का, उन्होंने मुद्दा उठाया जेंडर इक्विटी का। लेकिन जो लोअर डेवलपिंग कंट्रीज थे उन्होंने मुद्दा उठाया सब्सिडी का। ठीक है, जो कम डेवलप थे या जो डेवलपिंग नेशंस थे उन्होंने सब्सिडी का मुद्दा उठाया। साथ ही साथ और किन मुद्दों पर चर्चा की गई वहां पर? ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें हमारा पेटेंट, ठीक है, कॉपीराइट, या फिर जो है हमारा ट्रेडमार्क। थोड़ा सा डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया था, और वैसे इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसे आप जरूर देखिएगा। फिलहाल इतना समझिए कि जैसे कोई अपने दिमाग से कोई चीज बनाता है, कोई नया इनोवेशन बनाता है। अभी देखिए जैसे कोरोना चल रहा है, ठीक है, वैक्सीन बनाई, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने, उनके जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपने हिसाब से अपना दिमाग लगाकर अपने जो एक्सपेरिमेंट्स कर कर और वैक्सीन बनाई। वो उनका एक अलग इनोवेशन है, उनका खुद का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो उस पर वो पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट कराने का मतलब ये है कि सिर्फ वही उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। हालांकि भी बातें चल रही है कि इसमें से ये पेटेंट को हटाया जाए ताकि हर कोई इसका प्रोडक्शन कर पाए, और जो डिमांड बढ़ रही, जो डिमांड है, इमरजेंसी डिमांड है, उसको पूरा किया जा सके। तो पेटेंट होता है कॉपीराइट। अगर किसी ने अपनी मेहनत से कुछ आर्टिकल लिखा, कुछ भी लिखा, मैं अपने नोट्स लिखती हूँ अपनी मेहनत से, और कोई उसको यूं कहीं कॉपी करके चिपका देता है, तो वहां पर वो कॉपीराइट का केस बनता है, आप फंस सकते हैं अगर ऐसा कुछ काम करते हैं। तो इस तरह से, इस तरह के जो ये लॉ थे उससे रिलेटेड चीजें जिनको उठाया गया, उससे रिलेटेड मुद्दे ब्यूनस आयर्स 11th राउंड में। उसके बाद एक था हमारा ट्रिप्स। ठीक है, तो ये था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स।
इन्वेस्टमेंट। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसका क्या मतलब है? यदि कोई भी फॉर्म, इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी आपकी कंट्री में आती है बाहर से बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के लिए या अपनी चीजें बेचने के लिए, तो आप उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आप अपने लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ करते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज तो देखिए, फर्स्ट क्या है, विदेशी पूंजी पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। विदेशी पूंजी पर कोई प्रतिबंध नहीं। जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है, एफडीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं। उसके बाद जो स्थानीय सामग्री का उपयोग एमएनसीज करना चाहती हैं, उन्हें करने की इजाजत होनी चाहिए। एमएनसी जब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन के लिए आ रही हैं, तो वो जो भी लोकल गुड्स का जो भी यूज करना चाहती हैं अपने प्रोडक्शन में, तो उन्हें परमिशन होनी चाहिए कि वो उनका यूज जो है कर सके। उसके बाद एफडीआई का जो लाभ है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लाभ है, उसकी या तो कोई रॉयल्टी मिलती है या प्रॉफिट मिलती है, उसका रिपेट्रिएशन होना चाहिए। यानी कि वो अपना जो लाभ है वो अपने देश में भेज सके, उसे ये परमिशन होनी चाहिए। और विदेशी निवेशकों को भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो कि उस कंट्री के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, उनको दिए गए हैं। तो वैसी की वैसी सुविधाएं, वैसे के वैसे अधिकार विदेशी जो है फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मिलने चाहिए, जैसे कि लोकल इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। यानी कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ आप कोई भी तरह का भेदभाव का व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये जो है, ये ब्यूनस आयर्स के जो मुख्य मुद्दे थे यही थे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्रस्तावित है समिट, वो है हमारी जेनेवा में। तो एक बार देखिए, देखते हैं इसका एक रिकैप क्या था डब्ल्यूटीओ का रोल जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यूएसए एंड यूके इन 1947 framed a multilateral agreement in form of General Agreement on Trade and Tariff। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए और यूके ने जो है गेट बनाया। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट किस लिए था? ये ट्रेड एंड टैरिफ के लिए गेट एग्रीमेंट बनाया। गेट एग्रीमेंट पे साइन किए गए, जो कि गुड्स के इंपोर्ट्स और जिसमें गुड्स के इंपोर्ट्स और जो एक्सपोर्ट हैं उसके बारे में कई प्रोविजंस थे। उसके बाद जो है गेट और डब्ल्यूटीओ की कई समिट्स हुई। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये सारी डब्ल्यूटीओ की, ये सारी गेट की समिट्स हैं। सबसे पहली जो कि हुई थी जेनेवा में 1947 में, और जो लास्ट थी इसकी उरुग्वे में हुई। ये बहुत लंबा राउंड चला था 86 से 1994 तक, और उरुग्वे में जो ये समिट हुई इसका रिजल्ट निकला डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो जनवरी 1995 में जो है डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, और पूरे 1995 ईयर में डब्ल्यूटीओ ने गेट के साथ काम किया। मीनवाइल इस एक साल में गेट ओवर ने अपना सारा कामकाज डब्ल्यूटीओ को हैंड ओवर किया, और उसके बाद दिसंबर 1995 से जो है डब्ल्यूटीओ ने अलग से काम करना शुरू किया। उसके बाद गेट का अस्तित्व नहीं रहा। तो सबसे पहली जो डब्ल्यूटीओ की समिट हुई वो हुई थी हमारी सिंगापुर में 1996 में। सेकंड हुई जेनेवा में 1998 में, जो कि हर 2 साल में होती है, लेकिन सिएटल में ये एक ही साल में हो गई थी 1999 में। उसके बाद जो है टुडे थी दोहा राउंड। उसके बाद जो है दोहा राउंड आया, जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। 2001 में आया दोहा राउंड, फिर कैनकून 2003 में, हांगकांग 2005 में, जिनेवा 2007, अगेन जिनेवा 2009, बाली में हुई ये 2011 में। उसके बाद 2013 में हुई नैरोबी में, ब्यूनस आयर्स हुई 2015 में, और अब ये प्रस्तावित है जिनेवा में 2021 में। तो
उम्मीद है आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर मैं WTO की सारी जो जितनी भी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनकी सारी डिटेल लेती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो जो मेन था, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, वो दोनों समिट्स को, बल्कि तीनों समिट्स को मैंने अपने इसमें शामिल किया, अपने इस वीडियो में शामिल किया है। उसके अलावा भी अगर आप दूसरी समिट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसकी बहुत अच्छी टू द पॉइंट जानकारी अपने ब्लॉग में दी है। तो उसका एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे, यहीं पे। तो आप इस पर ज़रूर लॉग इन कीजिएगा। और साथ ही साथ अब अगर आप WTO के बारे में और जानना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नेट के एग्ज़ाम के लिए भी और UPSC के लिए, तो इसका थर्ड पार्ट जो है वीडियो का वो ज़रूर देखिएगा, जो कि जल्द ही आ रहा है। और उसे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।